एक लेख और एक पत्र, और इस चैप्टर को लिखने वाले हैं भगत सिंह जी। भगत सिंह जी लिखने वाले हैं बच्चों। और मैं आप लोग को सबसे पहले एक बात बता दूं कि यह निबंध है। ये जो चैप्टर आप देख रहे हो ना, ये क्या होगा, ये जो एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र, एक पत्र। अब मैं एक बात बताता हूं आपको। सबसे पहले एक चीज तो ये दिमाग में रखिएगा कि यह चैप्टर जो है, इस चैप्टर की विधा जो है वो निबंध है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक लेख और एक पत्र की विधा क्या है, कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास, क्या कहिएगा? निबंध कहना है। आपको पता होना चाहिए, यूट्यूब पे मैंने एक बहुत अच्छा शानदार ट्रिक बनाया था, जिसका ट्रिक बताया था आप लोगों को, जिसका बहुत लाखों बच्चों ने, मिलियंस में प्यार दिया है। और उसमें मैं आप लोगों को बताया था कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा होता है। नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा होता है। नारी से अर्धनारीश्वर, नारी की बात, बात से बातचीत, सदा से ओ सदा निरा। नारी की बात सदा गीत और लेख, गीत मतलब प्रगीत और समाज, लेख मतलब एक लेख और एक पत्र से बंधा होता है। बंधा मतलब निबंध। अगर आप सभी को देखे होंगे तो वो बहुत कारगर रहा ट्रिक। तो एक लेख और एक पत्र निबंध है। अब मैं आपको बताता हूं कि सर इस चैप्टर का नाम एक लेख और एक पत्र क्यों है। क्योंकि यहां पर भगत सिंह जी एक लेख भी लिखते हैं और एक पत्र भी लिखे हुए हैं। अब लेख किसके लिए लिखे हैं? लेख लिखे हैं विद्यार्थी और राजनीति के लिए। विद्यार्थी और राजनीति पे ये लेख लिखे हैं। और पत्र जो लिखे हैं वो सुखदेव को पत्र लिखे हैं, जब वो आत्महत्या की बात करते हैं जेल से निकलने के बाद, और जेल में थे तब की मैं बात बता रहा हूं। समझ रहे होंगे आप सभी कोई? समझ आ गया एक लेख और एक पत्र क्यों रखा गया? तो विद्यार्थी और राजनीति को लेकर के इन्होंने एक लेख लिखा। तो आइए सबसे पहले हम लोग भगत सिंह जी के विषय में जानते हैं। और मुझे लगता है कि इनके नामों से बच्चा बच्चा अवगत रहता है, परिचित रहता है। मतलब जब भी देशभक्ति की बात आती है, जब भी हमारी आजादी की बात आती है, जब भी कुर्बानी की बात आती है, जब भी अंग्रेजों से लड़ने की बात आती है, तो इनका नाम पहली सूची में रहता है, भगत सिंह जी का नाम। तो भाई भगत सिंह अमर रहे। जन्म इनका हुआ 28 सितंबर 1907 को। 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म होता है। और इनकी शहादत, इनके मृत्यु निधन कहना हमें उचित नहीं लगता है। जो देश के लिए शहीद होता है उसके लिए शहादत शब्द कहना बहुत सार्थक होता है और बहुत सम्मानजनक होता है। तो इनकी जो शहादत की बात हम करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये शहीद हुए थे 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर इनको फांसी दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि ये कहते थे कि देश सेवा में अगर फांसी मिलती है तो उससे बेहतर कोई अच्छी मृत्यु हो ही नहीं सकती। उससे अच्छी मृत्यु हो ही नहीं सकती, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 23 मार्च 1931, सोचिए कितनी कम उम्र में ये देश के लिए शहीद हुए हैं। 1907 में जन्म हुआ, 1931 में शहादत। अगर आप कैलकुलेशन करें तो 23 से 24 वर्ष का एज गैप मिलेगा। 23-24 वर्ष की उम्र में ये देश के लिए अपनी जान की बाजी दांव पे लगा दिए। जन्म स्थान देख लीजिए इनका। अभी वर्तमान में जो है ये पाकिस्तान में इलाका पड़ता है। हालांकि बंगाचक नंबर 150, नंबर 105 गुगैरा ब्रांच, जो कि वर्तमान लावलपुर पाकिस्तान में पड़ता है। पैतृक गांव इनका कहां पे है? पंजाब में, खटकड़ कल्ला। खटकड़ कल्ला। भाई आप लोगों ने गदर 2 मूवी तो देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखे हो तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि देख ही लो, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, मौका मिले तो जरूर देखना। बड़ी कमाल की मूवी है भैया। नहीं देखे ना, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, अभी पढ़ाई जरूरी है, मौका मिलेगा। हालांकि हम देख लिए हैं, बहुत मजेदार है। इनकी माता जी का नाम था विद्यावती और पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह। इनके माता जी का नाम क्या था? विद्यावती, एवं पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह। अब अगर हम इनके परिवार की चर्चा करते हैं, यहां पे देखिए लिखा हुआ है क्या कि संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी। हाँ, मतलब खानदानी वीरता प्रदान थी इनको, खानदानी देशभक्ति थी, स्वतंत्रता सेनानी थे शुरू से सभी लोग, संपूर्ण परिवार। पिता और चाचा अजीत सिंह,
लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। इनके पिताजी जो कि किशन सिंह जो थे, सरदार किशन सिंह, और इनके चाचा जी का नाम था अजीत सिंह। अब ये सवाल बोर्ड एग्जाम में रगड़ के पूछा, अब ये सवाल बोर्ड एग्जाम में रगड़ के पूछा कि भगत सिंह के चाचा जी का नाम क्या है? अजीत सिंह। याद रखिएगा सभी कोई, क्या नाम है चैट सेक्शन में लिख दीजिए एक बार सभी कोई, एक बार सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखो कि इनके चाचा जी का नाम क्या है। अजीत सिंह। और इनके पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह और माताजी का नाम था विद्यावती। यहां पर देखिए अजीत सिंह, और ये दोनों लोग किनके सहयोगी थे? लाला लाजपत राय के। ये लाला लाजपत राय के दोनों लोग बड़े सहयोगी थे। ये भी सवाल पूछेगा कि सरदार किशन सिंह किसके सहयोगी थे? किसके सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय के। अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? लाला लाजपत राय के। अब अजीत सिंह को मांडले जेल में देश निकाला दिया गया था। बाद में विदेशों में जाकर मुक्ति संग्राम का संचालन करने लगे। छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह भी जेल गए। इनके छोटे चाचा का नाम क्या था? सरदार स्वर्ण सिंह। और जेल की यातनाओं के कारण 1910 में उनका निधन हो गया। वो भी जेल गए थे और बहुत डिप्रेशन में चले गए थे, जिसके कारण 1910 में उनकी मृत्यु हो जाती है। हम ये एनोटेशन अब हटाते हैं और चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा ऊपर करें। आप लोगों को लेटर तो दिख रहा होगा बच्चों? हाँ, लेटर दिख रहा है ना अच्छे से? आगे देखिए, अब सवाल आती है कि भगत सिंह की शहादत के बाद उनके भाई कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह, जब भगत सिंह को 1931 में फांसी की सजा हो जाती है, फांसी पड़ जाती है, यानी उनकी शहादत हो जाती है, तो उनके बाद, उनकी शहादत के पश्चात उनके जो भाई थे जिनका नाम था कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह, समझ रहे हो? ये भी ध्यान रखिएगा सभी कोई कि उनके भाई का नाम क्या था? कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह। अब इनको देवली कैंप जेल में रखा गया था, जहां वे 1946 तक रहे। सोचिए, 1931 में शहादत हुआ और उनके शहादत के बाद से इनको जेल में रखा गया और 1946 तक रखा गया देवली कैंप में। पिता अनेक बार जेल गए थे इनके, अरे कई बार इनके पिताजी भी जेल गए थे। अगर हम भगत सिंह की शिक्षा की बात करते हैं तो ये पहले 4 साल की प्राइमरी शिक्षा अपने गांव बंगा में ही लिए थे। बंगा इनके गांव का नाम था, आपने देखा अभी तुरंत थोड़ी देर पहले। समझ आ रहा ना? तो 4 साल की प्राइमरी शिक्षा अपने गांव में ही लिए, फिर लाहौर जाते हैं और वहां डीएवी स्कूल से वर्ग 9 तक की पढ़ाई करते हैं। डीएवी स्कूल से क्लास 9 तक स्टडी करते हैं ये। बाद में नेशनल कॉलेज लाहौर से एफए किया, बीए के दौरान पढ़ाई छोड़ दी और क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। अगर प्रभाव की बात करते हैं तो बचपन में करतार सिंह सराभा और 1914 के गद्दार पार्टी के आंदोलन के प्रति तीव्र आकर्षण रहा। बस समझिएगा ये बात को। सराभा के निर्भीक कुर्बानी का मन पर अस्थायी और गहरा असर। करतार सिंह सराभा कुर्बान कर दिए खुद को और उनका बड़ा असर पड़ा इनके ऊपर। अब सुन लीजिए कि 16 नवंबर 1915 को सराभा की फांसी के समय भगत सिंह की उम्र सिर्फ 8 वर्ष की थी। सिर्फ 8 वर्ष की थी। करतार सिंह सराभा से इनका इतना गहरा लगाव था और काफी प्रभावित हुए थे भगत सिंह। जैसे उनको फांसी पड़ती है, अब मैं एक बात और बता दूं कि भगत सिंह जी करतार सिंह सराभा की फोटो लेके अपने पैकेट में चलते थे, इतने ज्यादा प्रभावित हुए थे। और उनकी निधन के बाद, उनकी फांसी के बाद भगत सिंह के ऊपर काफी गहरा असर पड़ा, गहरा प्रभाव पड़ा। अब उम्र क्या बताया जा रहा है उस समय? सिर्फ 8 वर्ष। अब ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए बनता जाएगा। देखिए, अब करतार सिंह सराभा को फांसी कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1915 को सराभा की फांसी के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 8 वर्ष थी। वे सराभा का चित्र अपनी जेब में ही रखते थे। आ गई ना बात? वे सराभा की पिक जो है, चित्र जो है, इमेज जो है, वो अपनी फोटो, सराभा की फोटो अपनी जेब में रखा करते थे। समझ गए? अब देखिए, अगर गतिविधियां की बात करें तो 12 वर्ष की उम्र में जालियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की। अब जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उस समय, मतलब 12 वर्ष की उम्र, जो कि 1919 में हुआ था ना बच्चों, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था ना, मेरे ख्याल में 1919 ही था।
अप्रैल 13 अप्रैल शायद, कितना अप्रैल था बच्चों, 13 अप्रैल था ना, हाँ। और 1919 में अब जालियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी विचारधारा हुई और इन गतिविधियों की शुरुआत करते हैं। 1922 में जो चौरा चौरी कांड हुआ था उत्तर प्रदेश में, चौरा चौरी कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग। हाँ, अब ये सवाल आपका परीक्षा में पूछा जाता है कि भगत सिंह का गांधी जी से मोह भंग कब हुआ, मोह भंग कब हुआ गांधी जी से, और कांग्रेस से मोह भंग कब हुआ, 1922 में। साफ लिखा हुआ है स्वच्छ रूप से कि 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग हुआ। 1923 में पढ़ाई और घर छोड़कर कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप में सेवाएं दी। 1923 में पढ़ाई छोड़कर के कहां चले जाते हैं, कानपुर चले जाते हैं। अब वहां एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था प्रताप। क्या नाम था, प्रताप। अब उस पत्रिका के संपादक कर्ता कौन थे, जिनका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। अब ये सवाल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, प्रताप जो पत्रिका निकलती थी उसके संपादक कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी का किस पत्रिका से संबंध रहा, प्रताप पत्रिका से संबंध रहा। वहां पर जाके ये सेवाएं दिए, उनके साथ रहे। आगे चलिए, अब देखिए 1926 में अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया। सवाल पूछा हुआ है कि नौजवान भारत सभा का गठन कब हुआ, 1926 में। ये सब ध्यान रखने की चीज है। 1926 में अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया, जिसकी शाखाएं विभिन्न शहरों में स्थापित की गई। उसके बाद 1928 से 31 तक चंद्रशेखर आजाद, क्या क्रांतिकारी विचारधारा के ये सब नाम है, चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया। किनके साथ मिलकर के, चंद्रशेखर आजाद जी के साथ मिलकर के हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन हुआ। और सुनिए, क्रांतिकारी आंदोलन सघन रूप से छेड़ दिया। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और उसी मामले में ये गिरफ्तार हुए थे। उसी मामले में गिरफ्तार हुए थे। 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका गया। बम कब फेंका गया, 8 अप्रैल 1929 को। किसके साथ में, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली के अंदर ही, असेंबली के अंदर इन्होंने बम फेंक दिया था, उसी चक्कर में गिरफ्तार हुए थे। अब इनकी जो पहली गिरफ्तारी हुई थी वह 1926 में हुई थी। कब, अक्टूबर 1926 में दशहरा के मेले में जो बम विस्फोट का कारण इनको 1927 में, अच्छा 1926 में बम फेंका और 1927 में इनका गिरफ्तारी हुआ। मई 1927 में गिरफ्तारी हुई, पहली गिरफ्तारी। बड़ी बढ़िया से पढ़िए क्या लिखा है, अक्टूबर 1926 में दशहरा मेले में हुए बम विस्फोट के कारण, यानी कि दशहरा मेला में जो बम विस्फोट हुआ था वो 1926 में हुआ था। अब इसी के कारण 1927 में इनकी गिरफ्तारी होती है। कब, मई महीने में। कृतियां देख लिए, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, इन्होंने लिखा हिंदी भाषा में 1924 में। विश्व प्रेम इन्होंने लिखा कलकत्ता के मतवाला में, 1924 में प्रकाशित हुई हिंदी लेख। मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी, कलकत्ता से। ये भी सवाल पूछा हुआ है, मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी, कलकत्ता से। कहां से बच्चों, कलकत्ता से। ध्यान रखिएगा, प्रताप पत्रिका का संबंध कानपुर से रहा, क्योंकि वहां पे भगत सिंह कानपुर में गए और गणेश शंकर विद्यार्थी जी के साथ सेवाएं दिए। और यहां पर लिखा गया कलकत्ता के मतवाला में 1924 में प्रकाशित हुई ये हिंदी लेख, जिसका नाम है विश्व प्रेम। यानी मतवाला जो पत्रिका है ये कहां से निकलती थी, कलकत्ता से। युवक, ये भी मतवाला में 1924 में। इनकी सब रचनाएं हैं। मैं नास्तिक क्यों हूं, 1930-31 के आसपास में ये आया था। अछूत समस्या इनकी लेखनी है। विद्यार्थी और राजनीति इनकी रचना है, जो कि आज आप पढ़ेंगे। सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन, भारतीय क्रांति का आदर्श, ये कई सारे अलग अलग लेख इन्होंने लिखे हैं। कई सारे अलग अलग लेख इन्होंने लिखा।
सचिंद्रनाथ सान्याल की पुस्तक बंदी जीवन और डॉन ब्रेन की आत्मकथा का अनुवाद। अब यहां पे सवाल पूछता है ना कि भैया बंदी जीवन किसकी रचना थी। तो कई बच्चे सोचते हैं कि यार ये तो एक लेख और एक पत्रिका है और उनके लेखक भगत सिंह हैं, तो ये भगत सिंह ही लिखे हैं, जबकि भगत सिंह जी नहीं लिखे थे। ये भगत सिंह जी नहीं लिखे थे। बंदी जीवन किसकी रचना है? सचिंद्रनाथ सान्याल की पुस्तक है बंदी जीवन और डॉन ब्रेन की आत्मकथा। डॉन ब्रेन की आत्मकथा और बंदी जीवन, ये दोनों किसकी रचना है? सचिंद्रनाथ सान्याल की। और इनका इन्होंने ट्रांसलेट किया था, अनुवाद किया था। किसने अनुवाद किया था? भगत सिंह ने अनुवाद किया था। आगे आ जाइए। अब देखिए इन्होंने यहां पर लिखा है कि जेल में डायरी भी इन्होंने लिखा, जेल डायरी भी लिखी, और निम्नांकित 4 पुस्तकें भगत सिंह के द्वारा लिखी बताई जाती है जो कि अप्राप्य है, पता नहीं चला। वो कौन कौन सी भाई? समाजवाद का आदर्श, आत्मकथा, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास और मौत के दरवाजे। ये चारों पुस्तक इनकी लिखी हुई बताई जाती है, पर वो अप्राप्य है। अमर शहीद भगत सिंह आधुनिक भारतीय इतिहास की एक पवित्र स्मृति है। अमर शहीद भगत सिंह आधुनिक भारतीय इतिहास की एक पवित्र यादगार है, पवित्र स्मृति है। भारत राष्ट्र के लोकमानस की उनकी युवा छवि अमिट होकर बस गई है, कभी मिट नहीं सकती है। दिल में, दिमाग में, पूरे हृदय में वास करती है भगत सिंह का जुनून, भगत सिंह का वो त्याग, बलिदान, समर्पण और चेहरा। मानते हैं कि नहीं आप सभी कोई? यस, बहुत सुंदर। आगे चलिए। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देने वाले हजारों लोगों तथा लाखों स्वाधीनता सेनानियों की प्रेरणा और उत्सर्गपूर्ण कार्यों के वे अस्थायी प्रतीक और प्रतिनिधि एकमात्र अकेले भगत सिंह। बहुत सुंदर बच्चों, बहुत बढ़िया। उनके कार्यों और उनके बलिदान ने जनता के हृदय में सदा सुलगती रहने वाली राष्ट्रीयता की ज्योतिर्मयी चेतना का निर्माण किया है। जब भी आजादी देश की बात आती है, जब भी अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने की बात आती है, जब भी 26 जनवरी, 15 अगस्त, कोई हमारा देश रूपी मतलब देश का एक वैसा पर्व, त्योहार, खुशियां मनाने का जब भी अवसर आता है, तो सबसे पहले जुबान पर और दिल में आने वाला नाम भगत सिंह का। बाकी तमाम और भी लोग हैं, लेकिन राष्ट्रीयता, देशभक्ति, क्रांति, युवा शक्ति के वे प्रेरणा पुंज प्रतीक है। युवाओं की शक्ति के एक बहुत बड़े स्रोत थे। यह अमर पद उन्होंने लगभग 23 वर्षों में ही हासिल कर लिया था। क्यों? क्योंकि 1907 में जन्म लेने वाला यह क्रांतिकारी वीर 1931 में अपने देश के लिए शहीद हो जाता है। तो 23 से 24 वर्ष की अवस्था में यह शहादत इनको मिल गया। स्वाधीनता सेनानियों के परिवार में जन्म पाकर उन्होंने बचपन में ही देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने का पाठ पढ़ लिया था, क्योंकि पूरा परिवार इनका स्वतंत्रता सेनानी था। देश के लिए लड़ मर जाना, मिट जाना, जेल जाना आना लगातार इस परिवार में होता रहा। सोचिए, ये लोग ना होते तो आज हम और आप नहीं होते। हा? हम लोग स्वतंत्र नहीं हो पाते, हम लोग जकड़े हुए रह जाते बेड़ियों में। इसी प्रकार से हम लोगों को लगातार शोषण किया जाता। हालांकि शोषण तो आज भी जारी है, लेकिन बड़े बड़े पूंजीपति और शासक वर्गों के द्वारा है। पर फिर भी अंग्रेजों से तो कम से कम हम लोगों को बचाया गया है। आप इस बात को मानिए। देखिए, उनके भीतर इच्छा, संकल्प, विचार और कर्म की सुदृढ़, अजय और अमोघ शक्ति थी। बचपन से लेकर उठान की अवस्था की शहादत तक का उनका इतिहास यही साबित करता है। देश और जनता की स्वतंत्रता के लिए अपराजय संघर्ष तथा सामाजिक समानता, न्याय और सबकी खुशहाली पर टिकी समाज व्यवस्था के लिए क्रांति के सपने के रूप में उन्हें ऐसा कुछ प्राप्त हो गया था जिसके आगे मृत्यु बहुत छोटी और तुच्छ पड़ गई। सामने से मृत्यु को खुशी खुशी हंस के स्वीकार करने वाला एकमात्र यह वीरा। मजा आ गया था सुन के, पढ़ के इनके विषय में। जब हम लोग होश में आए, हम लोग को बताया गया इनके बारे में। आप इनके पुस्तकों को पढ़ोगे ना तो मजा आएगा। एक अंदर से एक ऐसी मतलब आग निकलेगी ना कि क्या ही बताए।
अब इनको जो चीज प्राप्त हो गया था ना देश को लेकर के, और जो ये कर डाले थे, उनके आगे मृत्यु बहुत छोटी पड़ी। अरे लो फांसी, देश सेवा में फांसी से बेहतर मृत्यु है ही नहीं कुछ। पहले इनके माइंड में भी था कि हम आत्महत्या कर ले, लेकिन इनके मित्र सुखदेव ने बड़ा इनको बताया, समझाया, लेकिन बाद में फिर वही उल्टा हो गया। अब अगर इनको समझाना पड़ा सुखदेव को, क्योंकि सुखदेव आत्महत्या करने वाले थे, और यही जेल से पत्र लिखते हैं भगत सिंह जी, पत्र लिख के उनको बताते हैं कि सुखदेव, कल तक तुम मुझे समझाते रहे कि आत्महत्या कायरता है, कायर लोग ऐसा करते हैं, और आज तुम क्या कर रहे हो। वही पत्र लिखे हैं और विद्यार्थियों के लिए लिखे हैं लेख। अब सुनिए जी, नश्वर जीवन के, पता है आपको कि जीवन नश्वर है, और जब मरना ही है तो क्यों ना अच्छे कार्यों के प्रति मर जाएं। नश्वर जीवन के इस महिमा में मूल्य बोध के चलते ही उन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गले लगा लिया और झूल गए। सचमुच वे उस पथ पर बढ़े जिसके आगे रास्ता ही नहीं था। उसी रास्ता पे वो चले कि अब तो मरना है तो मरना है, आगे तो अब कोई रास्ता ही नहीं है, मृत्यु ही है, तो खुशी खुशी गले लगा लिया मृत्यु को। भगत सिंह का विकास आरंभ से ही उद्देश्य के प्रति समर्पित एक प्रबुद्ध जवान नौजवान के रूप में हुआ। लाहौर में छात्र जीवन में ही उनका संग साथ अपने ही जैसे लक्ष्यनिष्ठ जागरूक युवकों से हो गया था। कहते हैं संगति का बड़ा असर पड़ता है। शुरू से ही उनके वैचारिक जब जो भी विचार थे, जो भी संगति थी, वही क्रांतिकारी, देश सेवा में समर्पित जागरूक युवकों के साथ हुए रहते थे। इसमें अनेक आगे चलकर उनके साथ क्रांतिकारी भी बने थे। एक जागरूक छात्र के रूप में उनकी दृष्टि देश दुनिया की हलचलों और गतिविधियों पर हमेशा बनी रही। अपनी रुचि की पुस्तकें, जिनमें साहित्य, राजनीति, दर्शन, इतिहास आदि विषयों की पुस्तकें हुआ करती थी, उन्होंने खूब पढ़ी थी और उनसे प्राप्त ज्ञान के प्रकाश में अपने देश समाज आदि के बारे में सोच विचार करते रहते थे। उनकी मानसिक जागरूकता, सोच विचार और प्रबुद्धता की वह कारण थी कि घर छोड़ने के बाद वे कानपुर में कड़े शंकर विद्यार्थी के पास चले आए और वहां उनके पत्र प्रताप को अपनी सेवाएं दी। आपने पढ़ा ना ये बात। वो बहुत पुस्तकें पढ़ते थे, चाहे वो राजनीति का पुस्तक हो, दर्शन शास्त्र का हो, चाहे इतिहास हो, चाहे साहित्य हो, सब पढ़ा करते थे। पढ़ने के बाद बहुत ज्ञान मिला उनको, ज्ञान से प्रभावित होते हैं और फिर घर छोड़ने के बाद गणेश शंकर विद्यार्थी के जो पत्रिका थी प्रताप में जुड़ जाते हैं और सेवा देते हैं। उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार लेख भी लिखा है। उनमें से अनेक पत्र पत्रिका में प्रकाशित भी हुए हैं वो सब लेख। एक चिंतक विचारक के रूप में वे समाजवाद और मार्क्स एंगल्स की विचारधारा से लगातार प्रभावित और अनुप्राणित होते रहे। क्रांति और समाज व्यवस्था को लेकर उनकी सोच इन विचारकों से बड़ी प्रभावित थी। सामाजिक राजनीतिक चिंतन और विचार के धरातल पर वे अपने समकालीनों से प्राय आगे दिखाई पड़ते थे, बहुत आगे निकल गए थे अपने समकालीन, जो कि उनके साथ के सहयोगी रहे या उनसे जो भी लोग रहा। एक ही बार एक समान समय में जो घटनाएं होती है उसको हम लोग समकालीन कहते हैं। छात्र और युवा भगत सिंह के विचार इस संबंध में क्या है, वे इस बारे में क्या सोचते थे, इसकी एक छोटी सी झलक भगत सिंह अपने छोटे से निबंध में लिखते हैं और वो हम लोग पढ़ेंगे। यह सही है कि उन दिनों स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था जिसमें गाफिल और असंकृत नहीं रहा जा सकता था, इसलिए तत्कालीन राजनीति में छात्रों की रुचि और भागीदारी वांछित तथा अपरिहार्य थी। किंतु आज की आजादी के संपूर्ण लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं। समाज में गैर बराबरी, भेदभाव, अशिक्षा, अंधविश्वास, गरीबी, अन्याय आदि दुर्गुण एवं अभाव अभी भी जमे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। हम अगर वर्तमान की परिस्थिति की बात कर ले बच्चों, तो आप ये कुंदन भट्ट कौन है, टेक्निकल टीम, इनको ब्लॉक कर दीजिए। ये बॉक्स वाला क्या भेज रहे हैं, आई थिंक आप इमोजी भेज रहे होंगे, लेकिन वो यहां पे शो नहीं कर रहा है, लेकिन बाकी बच्चों का इमोजी तो शो कर रहा है। कुंदन भट्ट जी आप क्या भेज रहे हैं, आप ऐसा कुछ लिख रहे हैं या ऐसा कुछ आप इमेज वहां पे सिलेक्ट कर रहे हैं, इमोजी वगैरह, जो कि शो यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है और बॉक्सेस टाइप का बन जा रहा है। तो प्लीज लगातार एक मैसेज ना करें और भी बच्चों को मौका दीजिए। आप देखिए समाज को किस कदर बांट दिया गया है, हमको और आपको जाति के चक्कर में, गरीबी अमीरी का चक्कर लगा दिया गया, एक ऐसा रेखा खींच दिया गया कि भैया आप अमीर हैं तो हम गरीब हैं, आपके लिए ये चीज बना है, हमारे लिए ये चीज बना है।
भेदभाव अलग लेवल पे है, किसको पढ़ना चाहिए किसको नहीं पढ़ना चाहिए। बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाई होती है, पर हम लोग गरीब वर्ग के जो लोग हैं उनको पढ़ने के लिए नसीब नहीं है कलम कॉपी भी। आज भी कई जगहों पर यह चीज है। नेता लोग अपनी रोटी सेकने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, इतना गिरे हुए वो होते हैं। अगर इस देश में सबसे ज्यादा कुछ नेता लोग को छोड़ दिया जाए तो सबसे ज्यादा अगर कोई गिरा हुआ होता है तो कौन होता है? लाचार नहीं गिरा हुआ होता है, नेता गिरे हुए होते हैं। और वो जानते हैं क्यों? अपनी कुर्सी के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप मूवी देखिए, मूवी में ये सब आधारिक चीजें बताई जाती है और होता भी वही है। ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश में किसी भी तरह की घटना कर देंगे, प्रदेश में कुछ भी करवा देंगे, आपको हमको लड़ा देंगे आपस में। है पंडित जी हैं, हम जादव जी हैं, हम ये हैं, आप वो हैं, लड़ जाइएगा आप। इस तरह की कहानियां चल रही है। अशिक्षा भरा पड़ मतलब अशिक्षा भारी मात्रा में बढ़ रही है। शिक्षा को बढ़ाने का अथक प्रयास पहले से ही हुआ रहता तो आज सही में बिहार भारत बहुत आगे रहता। हालांकि ठीक है, सबकी तरफ फिर वही बात कि हाँ ठीक है जैसा चल रहा है चलने दिया जाए, तो फिर वही बात आ जाती है। कहते हैं ना कि समाज में गैर बराबरी, भेदभाव, अशिक्षा, अंधविश्वास, गरीबी, अन्याय हर जगह। 2-4 को गोली बंदूक हो गया, गरीब का जमीन हड़प लिया, गरीब का जमीन हड़प लिया, बेनामी जमीन को अपने नाम कर लिया गया। क्या है, आप शक्ति वाले हैं और एक दुर्बल व्यक्ति को आप क्या कर रहे हैं? दबा रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाती है। वैसे में आप देखिए आपके आसपास भी घटनाएं होती होगी, गांव में अक्सर ये घटना होता है कि कोई लाचार व्यक्ति है, बूढ़ा हो गया, या उसके घर में स्त्री है, या वो गरीब परिवार से है, उसकी जमीन है, और बगल वाला जो कि बड़ा अमीर है, पैसे वाला है, 2-4 को गोली बंदूक रखा है, क्या करेगा? ठेका देगा, यहाँ पे चल लिख जल्दी। अब जान प्यारा है, ना लिखेगा तो मराएगा, सबको मार डालेंगे, तो ऐसे ही हमारा होगा, हड़प लेंगे। सोच लीजिए, ये परिस्थिति अन्याय है, दुर्गुण एवं अभाव अभी भी जमा हुआ है हमारे समाज में। सांस्कृतिक स्वाधीनता का लक्ष्य अभी भी दूर दिखाई पड़ता है। बेहतर मानवीय व्यवस्था के लिए आज भी राजनीतिक संघर्ष जारी है। ऐसे समय में भगत सिंह का यह लेख छात्रों के लिए उतना ही प्रासंगिक है। तो भैया बिल्कुल अपने अंदर बदलाव की कोशिश करिए, मेहनत करिए, पढ़िए लिखिए और गलत के विरोध में आवाज उठाना सीखिए। अलग बात है कि आवाज नहीं निकल पाता है, लेकिन सीखना पड़ेगा। जब भी गलत हो तो आवाज निकलना चाहिए, उसके विरोध में ना कि समर्थन में। कभी भी हमेशा सत्य के पथ पर चलिए। यूं ही नहीं कहा गया है कि सत्य परेशान होगा, लेकिन पराजित नहीं होगा, पराजित नहीं होगा। कुछ पल तक झूठ जीतता है, कुछ पल तक असत्य हावी होता है, प्रभावशाली होता है, पर जीतता नहीं है। कुछ पल तक जीतेगा पर हमेशा के लिए नहीं जीत पाएगा। हमेशा के लिए तो सत्य ही जीतेगा, लेकिन पराजित नहीं होगा, परेशान होगा। तो सत्य पथ पर चलने की कोशिश करिएगा। जीवन में अच्छे कर्मों से 2 पैसे कमाने की कोशिश करिएगा। ये नहीं कि अच्छे पोस्ट पे चले गए तो लूटपाट करना शुरू कर दिए, धांधली करना शुरू कर दिए। लाइए 2 लाख रुपया, लाइए आपका काम कर देंगे, लाइए 50,000 रुपया आपका काम कर देंगे। आपको लग रहा है कि पल भर के लिए आप पैसे कमा रहे हैं, लेकिन आगे से आएगा, पीछे से जाएगा, पता चलेगा आपके बच्चा को कैंसर हो गया, आपकी किडनी खत्म हो गई, आपके परिवार में ऐसी बीमारी आ गई कि पैसा अंधाधुंध लगते चला जाएगा, आपको नहीं दिखेगा। ऊपर वाले के दरबार में सीसीटीवी कैमरा ऊपर लगा है। आप सोचते हैं कि जिस कमरे में पैसा ले रहे हैं उस कमरे में सीसीटीवी नहीं है, लेकिन एक ऐसा ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा है जहां पर किसी की नजर नहीं जाती, पर मालिक का नजर चला जाता है। और फिर मालिक के दरबार में सबका खाता है, सबका हिसाब किताब होता है। इसलिए ईश्वर को साक्षी मानकर सच्चे कर्म पर चलिए, माँ बाप को साक्षी मानकर सच्चे कर्म पर चलिए, सच्चे रास्ते पे चलिए। भगत सिंह भी यही बताते हैं, उनकी पुस्तकें भी यही सिखाती है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोगों ने इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ा, लेखक के परिचय के बारे में पढ़ा। अगली क्लासेज में हम लोग पढ़ेंगे कि इस चैप्टर के अंदर एक दिन में हम लोग पढ़ेंगे विद्यार्थी और राजनीति, और संभावना हो तो पत्र को भी पढ़ लेंगे। तो ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, और मिलते हैं। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए लगातार, ठीक है ना। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। फिर मिलते हैं आप सबके साथ बहुत जल्द। बाय, टेक केयर बच्चों।